हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एटम। जब भी कभी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ जिसकी हम बात करते हैं वो होती है मैटर। और मैटर जिससे मिलके बना होता है उसे हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, तो अगर हम एटम को डिफ़ाइन करें तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एटम। ठीक है, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करके रखता है उसे हम एटम कहते हैं, जिसको हिंदी में आप परमाणु बोलते हैं। तो अगर हम देखें कि एटम किस किस से मिलके बना हुआ होता है, तो एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेंटर। अगर आपने 9th-10th में एटम पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं ना, ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। और इसके चारों तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। तो एटम आपको समझ में आ गया होगा। एटम एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। और एटम के दो भाग होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस जो उसका सेंट्रल भाग होता है जिसके अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और दूसरा होता है जो उसका आउटर भाग जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, जो रीजन न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो दिस इज़ द एटम। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल ग्रुप होता है जो कि स्टेबल है और जो कि कम से कम दो एटम से मिलकर के तो ही बना ही होता है। ठीक है, यानी कि दो एटम होंगे, मिनिमम दो एटम होंगे मॉलिक्यूल के अंदर। दो से ज़्यादा एटम्स से भी मिलके एक मॉलिक्यूल बन सकता है। और वो जो दो एटम्स हैं या दो से ज़्यादा एटम्स हैं उनके बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। जैसे कि अगर हम बात करें H की, तो ये क्या हो गया, ये H एटम है। और अगर मैंने लिख दिया H2 तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ये H2 कैसे बना है, ये H2 दो H एटम्स के जुड़ने से बना है। कैसे जुड़े हैं वो एक केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन गया, H2 का मॉलिक्यूल बन गया। सिमिलरली अच्छा, इसके अंदर एक मिनट, इसके अंदर क्या था हमारे पास H2 में कि दो H एटम्स थे। ठीक है, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये दो एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। अगर मैं ऐसे लिखूँ, अब एक और यहाँ पर H2O वाटर लिख दिया मैंने, आपको पता है ये पानी का सूत्र है। तो ये क्या है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कितने एटम्स से मिलके बना है, 3 एटम से मिलके बना है। कौन कौन से 3 एटम्स, एक एटम ऑक्सीजन का और 2 एटम हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मॉलिक्यूल हो गया, H2O का मॉलिक्यूल होगा। और ये क्या हो गए इनके बीच में, ये बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो होता है वो दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर के बना हुआ होता है, और उन दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेम एटम्स से मिलके जो मॉलिक्यूल बने हों उनको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और हेट्रो मीन्स डिफरेंट और एटॉमिक मीन्स एटम्स। तो जो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम से मिलकर के बने हों उनको हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स, and heteroatomic molecules they are made up of different atoms. For example,
जैसे कि अभी मैं लिखूँ यहाँ पर H2 या O2, तो ये क्या है, या अगर मैंने लिख दिया मान लीजिए N2, ये सब कैसे एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। O2 के अंदर क्या है, 2 O एटम्स हैं, H2 के अंदर क्या है, 2 H एटम्स हैं, और N2 के अंदर क्या है हमारे पास, 2 N एटम्स है। तो ये सारे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एक ही तरह के एटम से मिल करके बने हैं। अब हम बात करते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सा, एक है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अलग अलग, जिसके अंदर एटम्स हों, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हों, उसको हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। H2O भी क्या है हमारे पास, एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हेट्रोएटॉमिक में डिफरेंट एटम्स होते हैं और होमोएटॉमिक में हमारे पास सेम एटम्स होते हैं। चलिए इसका एग्जांपल हम दोबारा और देख लेते हैं। तो ये देखिए O2 H2 Cl2, ये सारे कैसे हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर सेम एटम्स हैं। और हेट्रोएटॉमिक के अंदर कौन कौन से आगे, HCl H2O NH3, ये सारे कैसे हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर जो है 2 या 2 से ज़्यादा तरह के अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, ठीक है। अब मैटर जो होता है, पदार्थ जो होता है, उसके कुछ ना कुछ गुण होते हैं, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जो हमें दिखाई पड़ती हैं बाहर से, जिसको हम देख सकते हों, ठीक है, बिना पदार्थ की आइडेंटिटी को चेंज किए, ठीक है, जिसको हम पता लगा लें, जिसको हम नाप लें, जिसको हम डिटरमाइन कर लें, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। 2 तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती हैं एक्सटेंसिव फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती हैं इंटेंसिव फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटेंसिव फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। एक्सटेंसिव फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे कि मास, वॉल्यूम और लेंथ, ठीक है। अब ये कैसे डिपेंड करती हैं, मान लीजिए एक कपड़ा है, ठीक है। अब अगर मैंने इतना कपड़ा लिया तो उसकी लेंथ जो होगी वो इतनी होगी ना, इसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कपड़ा लिया तो उसकी लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि कपड़े के अमाउंट पे, ठीक है, डिपेंड करती है उसकी लेंथ। छोटा कपड़ा होगा तो लेंथ कम होगी, और अगर कपड़ा बड़ा होगा तो लेंथ ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर कपड़ा कम होगा तो उसका भार भी कम होगा, और अगर कपड़ा ज़्यादा होगा तो उसका भार भी ज़्यादा होगा। इसी तरीके से वॉल्यूम भी सब्सटेंस के जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपने एक पतीले में दूध लिया, ठीक, तो अगर 1 गिलास दूध लिया है तो उसका वॉल्यूम कम है, और 2 गिलास दूध ले लिया मान लीजिए तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो मास, वॉल्यूम और लेंथ ये ऐसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सब्सटेंस के मास के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो किसी सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती हों, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और इंटेंसिव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, एक कपड़े का टुकड़ा लिया, ठीक है, उसका मैंने कलर नोट किया, ठीक। अब मैंने उस कपड़े के टुकड़े के 2 पार्ट्स कर दिए, तो अब क्या किया, अब फिर मैंने कलर नोट किया, क्या कलर में कोई चेंज आएगा, नहीं, दोनों टुकड़ों का कलर वही होगा, क्योंकि वो एक ही कपड़े के थे, एक ही उसके थे, एक जैसे ही थे मतलब। तो कलर क्या है हमारे पास, कलर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, हमारे पास एक बहुत ज़्यादा सब्सटेंस है, उसमें से हमने उसका मेल्टिंग पॉइंट नोट किया, और उसी का ही थोड़ा सा पार्ट लेकर हमने उसका मेल्टिंग पॉइंट नोट किया, तो मेल्टिंग पॉइंट सेम आएगा, ठीक है। या मान लीजिए कि मेरे पास
कोई सब्सटेंस है, सपोज़ करें बेंजीन है, सॉरी बेंजीन कह रहे हैं, एंथ्रासीन वगैरह है, नैप्थलीन है, सपोज़ करें नैप्थलीन है मेरे पास। नैप्थलीन किसको बोलते हैं हम, जो हमारी कपड़ों के अंदर हम गोलियां रखते हैं ना, या आप कैम्फर ले सकते हैं, कपूर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, कपूर को लिया या कैम्फर को लिया और इसका मेल्टिंग पॉइंट नोट किया, ठीक है, जो कपूर की गोली आती है उसके पैकेट खोला, उसमें से एक गोली ली, उसका मेल्टिंग पॉइंट नोट किया, फिर किसी और गोली का भी मेल्टिंग पॉइंट नोट किया, तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम आएगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया या कलर हो गया, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट कितना भी हो इनकी वैल्यू सेम रहती है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो किसी सब्सटेंस की को हम सीधा देख के डिटरमाइन कर सकते हैं बिना उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज किए हुए, ठीक है। तो उसके केमिकल गुणों में चेंज किए हुए, ये आगे 2 प्रकार की थी, हमने पढ़ लिया है। नाउ अब हम बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, ठीक है। जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब क्वांटिटेटिव होती हैं नेचर में, मतलब हम उनको मेजर कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, जिसका हम पता लगा सकें, जिसको हम नाप सकें। जैसे कि लेंथ हम नाप सकते हैं, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, वॉल्यूम, काफ़ी सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम पता लगा सकते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसलिए हमने उनको क्या नाम दे दिया, फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? ए फिज़िकल क्वांटिटी इज़ ऑलवेज मेजर्ड ऑफ नेचुरल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की ही फिज़िकल क्वांटिटी हम पता लगा सकते हैं, नेचुरल नॉन लिविंग की। फिज़िकल क्वांटिटी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका यूनिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भी ये कपड़ा है, ठीक है, तो इसकी लेंथ बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है। तो ये 5 मीटर क्या हो गया, इसका न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, और ये m जो लिखा है मैंने मीटर, ये क्या हो गया, इसके यूनिट्स हो गए, ठीक है। यहाँ मैंने नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखिए कोई स्टूडेंट है, उसकी लेंथ 104 सेंटीमीटर है, तो 104 क्या हो गया, उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो गया, और सेंटीमीटर क्या हो गया, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया। अब यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है मैंने, नेचुरल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स का हम कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी उसकी पता ही नहीं लगा सकते। हम हैं मान लीजिए, तो हमारा मास तो होगा ना कुछ, हम तो एक लिविंग क्वांटिटी है। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि हम ज़्यादातर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, जो मेजरेबल होती हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसके बेसिस पे बाकी सारी क्वांटिटीज़ डिटरमाइन की जा सकती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे वॉल्यूम बताना है किसी चीज़ का, ठीक है, तो वॉल्यूम, किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो क्यूब का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ऐसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम एक्चुअली में किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक, या ब्रेड्थ पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम एक बेस क्वांटिटी नहीं हुआ। बेस क्वांटिटी कौन सी हो गई, वो क्वांटिटी जो खुद किसी और पे डिपेंड ना करती हो, ठीक है। तो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। इन पे बाकी सारी क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं, ये खुद किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब व्हाट इज़ एसआई सिस्टम, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक जनरल एग्जांपल लेना चाहूँगी आपके सामने। चलिए पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एसआई सिस्टम होता क्या है। एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट इज़ डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये यूनिट की डेफिनेशन है हमारे पास। क्या होता था पुराने टाइम के अंदर, किसी एक चीज़ को मेज़र करने के डिफरेंट मेथड्स होते थे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ का हमने वेट मेजर करना है या उसका मास मेजर करना है,
तो उसको नापने के अलग अलग तरीके होते थे। कौन से? कुछ लोग उसको पाउंड्स में नापते थे, कुछ लोग उसको ग्राम्स में नापते थे और कुछ उसको किलोग्राम्स के अंदर नापते थे। अलग अलग सिस्टम्स होते थे, जैसे एक CGS सिस्टम होता था, ठीक है, एक FPS सिस्टम होता था और एक होता था MKS सिस्टम, ठीक है। ये क्या सिस्टम्स होते थे, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पाई इनको, मैं भूल गई। CGS सिस्टम क्या कहता था कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, मास को हम ग्राम में और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। इसी तरीके से फुट पाउंड सिस्टम क्या कहता था कि लेंथ को फुट्स में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। और MK सिस्टम क्या कहता था कि लेंथ को हम मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग तरह के यूनिट्स चलते थे। तो जब भी कभी रिसर्च पर्पस से कोई कॉन्फ्रेंस होती थी या अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट आपस में डाटा शेयरिंग करते थे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि किसी साइंटिस्ट की रिपोर्ट, सपोज़ किसी ने किसी चीज़ का मास नोटिस किया है तो वो पाउंड्स में नोटिस कर रहा है, दूसरी कंट्री वाला उस मास को किलोग्राम में नोटिस कर रहा है, ठीक है, और तीसरा ग्राम के अंदर मान लो उसको मेजर कर रहा है। तो जब आपस में डिस्कस करते थे तो वैल्यूज़ या डाटा जो है वो मैच नहीं करता था। इस वजह से जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एक बनाया गया, मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर ये तय किया गया कि एक कॉमन सिस्टम हम बनाएंगे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू होगा और जिसके अकॉर्डिंग हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट पूरे वर्ल्ड के अंदर अप्लाई किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन्होंने ये चूज़ किया कि जो आज से जो लेंथ है उसको हर कंट्री मीटर के अंदर मेजर करेगा। नो डाउट कॉमन सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट अभी भी चल रहे हैं। आज भी हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि लेंथ को, जैसे मान लीजिए खेत हैं तो खेत के अंदर हम किसी से पूछते हैं भी आपकी ज़मीन कितनी है आपकी ज़मीन, तो वो कहते हैं एकड़, इतने एकड़ है, ये इतने किले हैं। तो ठीक है, तो लेंथ को अभी भी एकड़, ज़मीन की लेंथ को अभी भी एकड़ या किले के अंदर नापते हैं, बीघा, कई अलग अलग यूनिट्स हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिक मेथड्स को देखें तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और लेंथ को मेजर करने का सिस्टम कौन सा है, मीटर। तो इस तरह से अलग अलग बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक कॉमन सिस्टम चूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो कब चूज़ हुए ये कॉमन सिस्टम्स? एक 11th जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स ऑन मेजरमेंट्स के पेरिस के अंदर 1960 में, जिसमें एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, इसको अडॉप्ट किया गया और इस सिस्टम को हम SI सिस्टम बोलते हैं। तो 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? 7 बेस यूनिट्स मैंने अभी पहले आपको बताया। बेस यूनिट्स कौन से होते हैं? बेस यूनिट्स वो होते हैं जिसके ऊपर बाकी और क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं। तो इन बेस यूनिट्स को हम देखते हैं, ये टेबल है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ये 7 बेस यूनिट्स हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और यहाँ पर उन सब के सिंबल दिए हुए हैं। लेंथ का सिंबल L और इसका SI यूनिट है मीटर और मीटर का सिंबल है M। इसी तरीके से मास का सिंबल M, उसका SI यूनिट किलोग्राम और किलोग्राम का सिंबल kg। नेक्स्ट इज़ टाइम का सिंबल T एंड उसका SI यूनिट सेकंड और सेकंड का सिंबल S। देन इलेक्ट्रिक करंट, उसका सिंबल I और उसका SI यूनिट एम्पियर और एम्पियर का सिंबल A। नेक्स्ट इज़ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इसका सिंबल T, इसका SI यूनिट केल्विन और इसका सिंबल केल्विन का K। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इसका सिंबल है N, इसका SI यूनिट है मोल, MOLE मोल, और इसका यूनिट का सिंबल जो है दैट इज़ MOL मोल, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल है IV एंड देन
इसका यूनिट है कैंडेला और कैंडेला का सिंबल है CD। तो ये थे हमारे पास 7 बेस यूनिट्स, ठीक है, उनके सिंबल्स और उसके SI, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके सिंबल्स, उनके SI यूनिट्स और SI यूनिट्स के सिंबल्स, ठीक है। तो नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द बेस यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस